एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस, हमारी सारी की सारी पोम्स के। जैसे कि आपको एक लेक्चर मिला था जिसमें सेंट्रल आइडियाज हमने देखे थे हमारी सभी पोम्स के, वैसे ही आज की इस क्लास के अंदर हम लिटरेरी डिवाइस देखेंगे सभी पोम्स के। उस वाले वीडियो में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वाली पोम जो है वो मिस हो गई थी, मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गई। बट आज की क्लास के अंदर मैं उस पोम के सभी लिटरेरी डिवाइस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक poem. My mother at 66, A Thing of Beauty, Keeping Quiet, A Roadside Stand, An Elementary School Classroom in a Slum, and Aunt Jennifer's Tigers. ये 6 की 6 पोम के सारे की सारे लिटरेरी डिवाइसेस हम आज इसी लेक्चर में देख लेंगे। अब लिटरेरी डिवाइस जो भी यहाँ पर आएंगे मैं आपको बताऊंगी। पहले बात तो उन्हें फाइंड कैसे करते हैं। एग्जाम में लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माय मदर एट 66 में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। आखिरकार लिटरेरी डिवाइस होते क्या है? देखिए, पोएट जो है वो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है, जिस तरीके के वर्ड्स यूज करता है, उस पोम को जैसे आप देखेंगे अलग अलग तरीके के कंपैरिजंस जो है पोएट्स अक्सर करते हैं अपनी पोम्स में। या फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर बताएंगे कि आपको लगेगा कि यार कितने अच्छे तरीके से पोएट ने जो है हमें ये वाली बात यहाँ पर बताई है। उन्हीं सब चीजों को, फॉर एग्जाम्पल मेटाफर हुआ, सेमिली हुआ, एलिट्रेशन हुआ, अलग अलग इमेजेस हुई, सिंबल्स हुए, बस वही तो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कह देंगे कि बात को कहने का एक तरीका जो है वो बदल जाता है और भी ज्यादा इंप्रेसिव जो है वो पोम बन जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon, put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. So ये पूरी इस साइड माई मदर एट 66 पोम है, और आप अगर ऑपोजिट साइड देखोगे तो यहाँ पर सारे पोएटिक डिवाइसेस इसके लिखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एजोनेंस। सो एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस हुआ या पोएटिक डिवाइस हुआ, आखिरकार वो क्या होता है? जब भी कोई अगर आपको वॉवल साउंड ज्यादा दिखाई दे एक लाइन के अंदर, प्रोमिनेंट हो, फॉर एग्जाम्पल होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो आप देखेंगे होम, कोचिंग, मॉर्निंग, ओ वाला जो साउंड है, ओ वाला जो वॉवल साउंड है वो बार बार आ रहा है। टू में नहीं आ रहा है, टू में तो ऊ का साउंड आ रहा है, टू, राइट। लेकिन होम में, कोचिंग में और मॉर्निंग में ओ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस कहलाएगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो होता है वो होता है कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रही होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में वर्ड के, है ना, क्लियर है? एजोनेंस कोई भी एक साउंड, वॉवल साउंड जब प्रोमिनेंट हो, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया होम, कोचिंग, मॉर्निंग, ओ वाला साउंड यहां पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। नेक्स्ट है doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse. Again doze, corpse, open, ओ वाला साउंड यहां पर भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, राइट? चलिए, अगला लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। अब सिमिली लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? सिमिली लिटरेरी डिवाइस होता है जब भी हम किन्हीं भी दो चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन करें एज या लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके। जैसे आप देखेंगे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब यहां पर
हमारी जो मम्मा है उनके फेस को कंपेयर किया गया है कॉर्प्स के, एक लाश के चेहरे से, और कंपैरिजन यहां पर डायरेक्ट किया गया है। जब भी एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो एज या लाइक शब्द का इस्तेमाल करके, यहां पर लाइक शब्द का इस्तेमाल करके किया गया है। जो भी मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूं स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लीजिए, आगे बार बार आपको वो चीज फिर रिपीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो द कलर ऑफ पोएटिस मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स यूजिंग लाइक। अब अगला जो हमारा लिटरेरी डिवाइस आएगा वो आएगा कॉन्सोनेंस। सो हमने एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस के अंदर क्या किया, एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस के अंदर हमने देखा कि हमारी जो वॉवल साउंड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, मतलब वो ज्यादा बार आनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे प्रोमिनेंट साउंड ऑफ टी, जैसे put that thought and looked out at, तो ट साउंड यहां पर इधर दिया हुआ है, put में ट साउंड है, that ट साउंड है, thought ट साउंड है, एंड में आ रहा है ट साउंड, देखना away and looked out अगेन ट साउंड है, at ट साउंड है। तो यहां पर टी वाला जो साउंड है, टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट हो किसी भी लाइन के अंदर, वहां पर कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस होता है। और एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस कब होता है, जब भी कोई वॉवल साउंड प्रोमिनेंट हो। ठीक है, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एस, दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। तो यहां पर अगेन एक जगह और कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस है, और वो कहां है, दैट शी वॉज ओल्ड। यहां पर स की साउंड जो है, शी वॉज एज शी। तो यहां पर जो श वाला साउंड है या स वाला जो साउंड है, एस वाला जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, अब अलग अलग तरीके की इमेजेस कभी कभी पोएट यूज करते हैं, किस लिए, ताकि कोई भी जो रीडर है जब वो पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में पढ़ते टाइम उन चीजों की एक इमेज बन जाए। जैसे कि यहां पर पोएट ने बोला, ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहां पर लिखा है ना, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। यहां पर इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है, यहां पर एक इमेज का इस्तेमाल किया है। जैसे ही वो बोलते हैं ट्री स्प्रिंटिंग, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। वो कौन सी, भाई पेड़ जो है वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है। एक और इमेज हमारे दिमाग में बनती है, चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी मतलब खुश बच्चे घर से बाहर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। अगेन एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, तो यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, इमेजरी। आगे बढ़ जाते हैं। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब यहाँ पर repetition literary device का भी इस्तेमाल हुआ है, और वो कहां पर हुआ है, अगर आप देखोगे तो looked word जो है यहाँ पर repeat हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा literary device हुआ, repetition। repetition literary device क्या होता है, जब कोई भी word किसी भी पोम में बार बार रिपीट हो। तो यहां पर लुक्ड वर्ड अगर आप देखोगे, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वापिस से बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड।
तो ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहां पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला लिटरेरी डिवाइस है यहां पर जो यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। देखो बेटा, पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस वो लिटरेरी डिवाइस होता है जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज की तुलना या फिर किसी जानवर के अंदर या किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में बताएं। किसी भी एनिमल या किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर जब हम ह्यूमन क्वालिटीज बताते हैं उन्हें हम पर्सोनिफाई करना कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण करना, मानवीकरण, किसी भी चीज का मानवीकरण कर दिया। तो मानवीकरण शब्द से अब से अपने आप पता चल गया, पर्सन, पर्सन की क्वालिटीज बता दे जब हम, ठीक है। सो द ट्रीज आर सेड टू बी स्प्रिंटिंग, दैट इज रनिंग। ट्रीज क्या दिखाए गए? स्प्रिंट करते हुए, मतलब कि दौड़ते हुए दिखाए गए, दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, राइट। तो यहां पर ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग में ट्रीज स्प्रिंटिंग वाली जगह पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। अब कॉन्ट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस भी यहां पर यूज हुआ है। वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है ये वाला, बट स्टिल आपको बता देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पोएटिस मदर एंड द चिल्ड्रन इज शोन बाय यूजिंग द वर्ड ओल्ड एंड यंग। मतलब दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें जब साथ में बताई गई हूं, जैसे एक तरफ उसकी मम्मा दिखाई गई थी जो बिल्कुल बूढ़ी थी और दूसरी तरफ बिल्कुल छोटे बच्चे दिखाए गए थे जो यंग थे। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट था, लाइफ और डेथ कहीं ना कहीं एक साथ दिखाई गई थी, ठीक है। चलो अब, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. अब वो वापस से अपनी मम्मा को देख रही थी वहां पर। तो यहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। कहाँ यूज हुआ है सिमिली? आप खुद ढूंढिए और आपको पता चल जाएगा। एज अ लेट विंटर्स मून, वापस से पोएटिस के मम्मा का चेहरा यहाँ पर लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है, उस चांद से कंपेयर किया गया है जो धीरे धीरे करके क्या पड़ता जाता है? पीला पड़ता जाता है, राइट। तो यहां पर उसका मतलब है डिके। यहां पर जो मून से, जिस मून से कंपेयर कर रहे हैं उसका मतलब होता है, ये सिंबल होता है डिके का, मतलब धीरे धीरे करके उसकी जो चमक है वो खत्म हो रही है, वो बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एज शब्द का यूज करके पोएटिस की मम्मा के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से किया गया है। यहाँ पर सिमिलर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अगेन कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है। कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड जब प्रोमिनेंट हो। सो सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो एस साउंड यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये एलिट्रेशन भी हो जाएगा। सिक्योरिटी स्टैंडिंग, तो स साउंड यहां रिपीट हो रहा है। सो एलिट्रेशन क्या होता है? कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है, राइट। चलिए, सो सिंबोलिज्म भी यहां पर है। सिंबोलिज्म क्या है? विंटर्स मून इज अ सिंबल ऑफ डिके। जब भी कोई सिंबल यूज किया गया हो, यहाँ पे जो विंटर मून लिया गया है, ये किस चीज का सिंबल लिया गया है? किस चीज का चिन्ह है ये डिके का सिंबल है। कोई भी चीज जब धीरे धीरे करके खत्म हो रही होती है, बूढ़ी हो रही होती है, ठीक है, क्लियर है। इसका जो मतलब ये सारी चीजें जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसके खुद से नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। वो चीज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान, आप उसके ऊपर भी इसका पीडीएफ पा सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को इजी रहे। आगे बढ़ जाते हैं। एंड फेल्ट ओल्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो देखो यहाँ पर स्माइल स्माइल और स्माइल में ही कई सारे हैं। एक तो यहाँ पर स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एक तो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस हो गया, दूसरा रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस होगा क्योंकि स्माइल वर्ड और स्माइल वर्ड 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर रेपिटेशन भी है, एलिट्रेशन भी है, ठीक है। ऑल आई सेड वाज सी यू सून, तो स साउंड, सेड सी सून, यहां पर भी स साउंड जो है वो बार बार
रिपीट हो रहा है। तो यहां पर भी क्या है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये थे। एक लिटरेरी डिवाइस और है जिसका नाम होता है एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट, और ये लिटरेरी डिवाइस कब इस्तेमाल होता है, जब आप देखेंगे कोई भी राइटर, आप देखो इस पूरी पोम में, यहां से ये पोम स्टार्ट हुई थी, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। हर जगह कॉमास तो चल रहे हैं बट कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है। इवन जब पोम खत्म हो जाती है उधर भी फुल स्टॉप नहीं है, क्लिप्सेस दिए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही सिंगल, मतलब जो थॉट्स यहां पर पोइट ने अपने बयां किए हैं वो लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको सीरीज में मिल रहे हैं, कहीं पर भी कोई पॉज नहीं है, कनेक्टेड थॉट्स है। ठीक है, तो एंजैममेंट उसे ही बोलते हैं जब कहीं पर भी फुल स्टॉप ना हो, एक साथ काफी सारा एक लंबा सा सेंटेंस हो। तो ये पूरी पोम एक कंप्लीट सेंटेंस में ही यहां पर लिखी गई है और एंड में भी फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है। तो ये एक एंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस भी कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोम के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये देखते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's not stop for 1 second and not move our arms so much. सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर हम देखेंगे वो है एजोनेंस। और एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब भी कोई वॉवल साउंड जो है प्रोमिनेंट होती है, तो यहां पर आप देखोगे प्रोमिनेंट साउंड ओ दिखाई दे रही है। Now we will count to 12, not move our arms so much. ओ वाला जो साउंड है वो काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। चलो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस का मतलब क्या है, एक के बाद एक लाइन। यहां पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ये जो दोनों लाइंस है ना, यहां पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज किया हुआ है। दोनों ही लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। जब कॉन्जिक्यूटिव लाइंस मतलब एक के बाद एक लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस। जैसे ये यहां पर लेट्स से स्टार्ट है, ये भी यहां पर लेट्स से स्टार्ट है, तो इसीलिए यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एनाफोरा। चलिए नेक्स्ट, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस सीधा सीधा हमें दिख रहा है, वी विल, वह साउंड रिपीट हो रहा है। एक बात और मैं अपने बच्चों को यहां पर बताना चाहूंगी कि कॉन्सोनेंट साउंड बोला है मैंने। जब भी हम एलिट्रेशन की बात करते हैं या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि हम ये बोलते हैं कि यार ये कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं ना, जब जैसे वॉवल साउंड होता है, आपने पढ़ा होगा कि यार हम अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं तो वो य वाला साउंड दे रहा है ना, तो इसीलिए हम वहां पर अ लगाते हैं, एन नहीं। ये रीजन आपको मालूम है। इसीलिए यहां पर भी जो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है उसके अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ध्वनि होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं कैसे दूंगी, जैसे टाइम और इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप क्या डिफरेंस देखोगे कि ये तो शुरू हो रहा है ट से, टाइम, ट साउंड आ रहा है, लेकिन ये है थ, थॉट, थॉट। यही डिफरेंस है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस मैंने बोला किसी भी लाइन के अंदर कोई क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हो, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स हो और उनमें कॉन्सोनेंट साउंड आए तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे यहां पर वी विल में व का साउंड, वी विल में व का साउंड आ रहा है बार बार,
राइट चलिए नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। अब हम अगेन आपको बता देते सिंबोलिज्म क्या था। जब भी कोई एक चीज को एज अ सिंबल यूज किया जाए, जैसे पिछले वाले में लेट विंटर्स मून जो है वो सिंबल था डिके का। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, साथ ही साथ याद भी रखनी होंगी, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर पाए। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है सिंबोलिज्म। इसका मतलब होता है द पोइट हैज यूज्ड द फ्रेज काउंट टू 12 एज मेजर ऑफ टाइम। यहां पर जो इन्होंने बोला ना काउंट टू 12, सो ये अलग अलग चीजों के सिंबल बताए गए थे, नॉट एक चीज का। बोला था कि यार ये 12 महीने का भी सिंबल हो सकता है, ये 12 घंटे जो होते हैं दिन में उसका हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें होती है ना यार, 12 महीने होते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो राशिफल होते हैं वो सब। तो बोलते हैं 12 कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग चीजों के सिंबल दिखाए गए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। अगेन यहां पर कहा है it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. So देखो यहाँ पर एक तो व का साउंड we would, व का साउंड आ रहा है, विदाउट रेपिटेशन है, दो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर्ट हैंड्स, यहाँ पर ह साउंड रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस स साउंड रिपीट हो रहा है। तो व साउंड वी वुड में, स साउंड सडन स्ट्रेंजनेस में, और ह एच का साउंड हॉट हैंड्स में। ये क्या है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। उसके बाद सिंबोलिज्म यूज हुआ है। द पोएट हैज यूज्ड फिशरमैन as a symbol of the oppressor and whale as the symbol of oppressed. यहां पर आपने देखा होगा fishermen in the cold sea would not harm whales. तो यहां पर जो fisherman है वो शोषण कर रहा है किसका? जो पानी में whales हैं उसका। तो शोषण करने वाला और शोषण झेलने वाला, ये दो सिंबल ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का सिंबल दिखा रहे हैं फिशरमैन और whales, ठीक है। The poet has used the man gathering salt as symbol of humanity in this stanza. और यहां पर and the man gathering salt वाला जो दिखाया गया है पोर्शन, ये यहां पर किसका सिंबल है? ह्यूमैनिटी का, ठीक है। किसका सिंबल है? ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। क्लियर? चलिए, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी चीजें बार बार पढ़ के कि अच्छा ये इसका सिंबल है, पोइट ये कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. So यहाँ पर alliteration literary device कहाँ यूज हुआ है? साफ साफ दिख रहा है, wars with, व का साउंड आ रहा है, यूज हो रहा है ना। clean clothes, क का साउंड आ रहा है। और अगर हम देखें और कहां पर यूज हो रहा है, क्लीन क्लोथ्स हो गया, वॉर्स विद दो ही जगह यूज हो रहा है, राइट। यस, ये तो हो गया हमारा एलिट्रेशन। क्या है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एक लाइन के अंदर, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। नेक्स्ट है एजोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवेल ओ इन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ओ साउंड, नो में ओ साउंड आ रहा है बार बार। चलिए, नेक्स्ट है रेपिटेशन। द वर्ड वॉर हैज बीन रिपीटेड। तो देखो, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ग्रीन वॉर्स, 3 बार वॉर वर्ड रिपीट हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया? ये रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस हो गया। उसके बाद है आयरनी। When there is a complete contrast between the literal meaning and what is appears to mean, दो ये आयरनी होता है। देखो, जब एक बिल्कुल कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब बिल्कुल दो ऑपोजिट बात बोली जा रही हो, रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, बिटवीन द लिटरल मीनिंग कि भाई जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग कुछ और है,
एंड वॉट इट अपियर्स टू मीन, और एक्चुअल में उसका मीनिंग निकल करके आएगा। देखो ग्रीन वॉर्स, जैसे ये लिखा गया है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये जो ग्रीन वॉर्स यहां पर दिया गया था, या वॉर्स विद गैस लिखा गया है, वॉर्स विद फायर लिखा गया है, ये वो वाले युद्ध थोड़ी है जो बैटल ग्राउंड में लड़े जाते हैं। कहने का मतलब है ग्रीन वॉर का मतलब क्या हो गया था कि हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। तो अगर हम लिटरल जाए इनके मीनिंग को, वर्ड के मीनिंग पे जाए, तो वो तो कुछ और ही निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या मतलब है इनका? एक्चुअल में इसका मतलब है, ग्रीन वॉर का मतलब क्या था? ग्रीन वॉर का मतलब था जो हम पेड़ पौधों को दिन रात काट रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ठीक है, ये अलग अलग तरीके की वॉर यहां पर दिखाई गई है। हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम पेड़ जो हमारे ये होते हैं माउंटेन्स वगैरह हैं, पत्थर जो हैं, इनमें बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग तरीके के वॉर दिखाए गए हैं जो हमारा बेसिकली नेचर के साथ चल रहा है, ठीक है। तो जो लिटरल मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है, मीनिंग असल में कुछ और है, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, एक ऐसी जीत जिसके अंदर कोई भी ना बचे। अगेन ये एक आयरनी है, ठीक है। चलो यहां पर उनका कहने का मतलब यही तो था कि हम जितने भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, एक्चुअल में ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जिसके अंदर करोड़ों लाखों जानें चली गई हों। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म, द पोएट हैज यूज्ड क्लीन क्लोथ्स एज अ सिंबल ऑफ पीस। जैसे क्लीन क्लोथ्स मतलब जिसके ऊपर कोई भी धब्बा ना हो, तो वो क्या है यहां पर, किस चीज का सिंबल है? पीस का, शांति का, बेदाग हो कोई भी चीज, तो वो सिंबल कर रही है यहाँ पर पीस। कि हमें आपस में ब्रदरहुड का सिंबल भी हम यहाँ पर बोल सकते थे कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो यहाँ पर भाईचारा भी दिखाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पर alliteration literary device use हुआ है, वापस से बता दूं कहां पर we were, वो का साउंड रिपीट हो रहा है, और कहीं भी हो रहा है क्या कोई साउंड रिपीट? नहीं, ठीक है। हाँ, सो सिंगल, सो का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो जगह है जहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। एंजैम्पमेंट, मैंने आपको बताया था एंजैम्पमेंट लिटरेरी डिवाइस क्या होता है। द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक। जब कोई भी सेंटेंस लगातार अगली लाइन में भी चलता चला जाए और उसमें कोई भी फुल स्टॉप वगैरह ना हो, ब्रेक ना हो, उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फॉर वंस could perhaps a huge silence might interrupt sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. सीधा full stop यहाँ पर आकर लगा है, right? तो enjambment literary device भी यहाँ पर use किया गया है। बढ़ते हैं आगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. यहाँ पर personification literary device इस्तेमाल किया है। Personification literary device क्या होता है? जब हम मानवीकरण कर दें। The poet has personified the earth. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसको पर्सोनिफाई किया है। Can teach us, अब पढ़ा कौन सकता है? ह्यूमन पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है। तो अर्थ का यहां पर मानवीकरण कर दिया गया है। उसके बाद एक्सटेंडेड मेटाफर। मेटाफर क्या होता है यार? मेटाफर देखो, सिमिली और मेटाफर में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिमिली लिटरेरी डिवाइस डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीजों का एज और लाइक की मदद से, लेकिन जो मेटाफर होता है उसके अंदर हम एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एक चीज कोई बताई जाएगी, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि वो तुम तो चांद हो, अब मैंने क्या कर दिया? सामने वाले की तुलना चांद से कर दी, ठीक है। अगर मैं बोलती
तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, ये सिमिली हो जाता, क्योंकि मैंने की तरह, यू आर एज ब्यूटिफुल एज मून, तुम चांद जैसी खूबसूरत हो। लेकिन मैं बोलूं कि तुम चांद हो, यू आर मून, तो मैंने यहां पर तुम्हें चांद कह दिया, तो मैंने तुलना तो तुम्हारी ही करी है, किससे? चांद से, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है, अब रियलिटी में तुम चांद थोड़ी ना हो, चांद तो कोई और है, बट हमें पता चल गया कि चांद की सारी क्वालिटीज आप में बताई गई हैं। ठीक है, चलो। When everything seems dead, the poet has used extended metaphor by saying, when everything seems dead and later proves to be alive. Here he is comparing the period of stillness with the winters. यहां पर जो ये लाइन यूज हुई है ना, when everything, ये वाली, when everything seems dead and later proves to be alive, ये यहां पर winters, सर्दियों के मौसम से कंपेयर किया गया है स्टिलनेस को। स्टिलनेस मतलब पूरी पोम के अंदर पोइट क्या बोल रहे हैं? स्टिल रहने के लिए बोल रहे हैं, शांत रहने के बोल रहे हैं, एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उन्हें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। कहने का मतलब कि वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम एक बार रुको, सोचो, समझो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि तुम हाथ पैर ही मत चलाओ, आइडियली बैठ जाओ, नहीं, वो ये कह रहे हैं think about what you are doing. Are you on the right path or not? तुम सही रास्ते पर हो भी या नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करो। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसको एक बार देखो। कहने का मतलब अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने विंटर, अब सर्दियां जब होती हैं, आपने देखा होगा सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है, कोई चहलकदमी नहीं, सब अपने घरों में बंद, एकदम सन्नाटा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अर्थ उस समय डेड है, सारी चीजें हो रही हैं, सब काम चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहे हैं, बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। पोइट यहां पर उसी तरीके की स्टिलनेस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है, उसके बाद जब मौसम बदलता है तो आप देखोगे लाइफ वापस से हमें बाहर आती हुई और सब कुछ वापस से चलता हुआ फिरता हुआ दिखाई देने लग जाता है। हमें भी वही करना है, हमें एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। और लाइफ में बुरा टाइम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुरा रहा जाएगा, वो समय बदलेगा भी। तो वो नेचर से सीखने के लिए हमको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोम आ गई हमारी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। So a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above or quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Alliteration literary device का यहाँ पर यूज हुआ है। कहाँ पर? देखो कहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। कहाँ हो रही है भाई? ये देखो, A sleep full of sweet dreams, साउंड यहां पर रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। अगेन एंजैम्बमेंट है, पोएम यहां से शुरू हुई, अगली लाइन में लगातार चलती गई, लगातार चलती गई, लगातार, यहां पर आकर कहीं फुल स्टॉप मिला है। और अगर हम और कुछ भी ना बोले तो यहां पर फुल स्टॉप नहीं मिला, ये यहां से चलती गई एंड देन अगली लाइन में भी कंटिन्यू रही। Right? So it has been used. The sentence is being continued to the next line without break. Sentence लगातार अगली लाइन तक continuously चला बिना किसी break के. So it has been used throughout the stanza. ये वाला जो literary device है enjambment पूरे stanza में use हुआ है। ठीक है, अगली लाइन यहां से देखो, फिर ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा चल रहा है, फुल स्टॉप तो बिल्कुल एंड में आया है, कोई भी ब्रेक नहीं आया। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे एनाफोरा। एनाफोरा क्या बताया था मैंने आपको? जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, मतलब एक के बाद वाली जो दूसरी लाइन है, दोनों किसी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो
ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, दोनों ही लाइंस ऑफ से स्टार्ट हो रही है. एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. क्या होता है एलिट्रेशन? इतनी बार बता चुकी हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए. देन अगेन बताती हूं. कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जब क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में रिपीट हो, मतलब एक लाइन में 2-3 वर्ड्स ऐसे दिए हो जो कॉन्सोनेंट साउंड से हो, जैसे यहां पर बैंड और बाइंड, ब वाला साउंड रिपीट हो रहा है. नोबल नेचर्स, न वाला साउंड रिपीट हो रहा है. और कहा गया सम शेप, स वाला साउंड रिपीट हो रहा है. अब आप बोलोगे मैम यहां पर वी तो W से है. ये देखो, यही डिफरेंस मेरे को आपको बताना था. जब हम इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं तो दोनों हो तो स्टार्ट W से ही रही है, बट ये साउंड दे रहा है व का और ये साउंड दे रहा है र का. इसीलिए यहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस नहीं होगा. इसको हम पढ़ेंगे वी और इसको पढ़ेंगे रीडिंग. तो हमने बोला था कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो. बच्चे गलती करते थे, एग्जाम में देखते हैं अच्छा कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा है पेल दो. नहीं करना है ऐसा, ठीक है? कोई फायदा नहीं होगा इतना पढ़ाने का. चलो आगे बढ़ जाते हैं. उसके बाद है मेटाफर. मेटाफर आपको क्या बताया था? कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. चांद वाला एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको. आइए देखते हैं. तो द पोएट हैज यूज्ड द फ्रेज रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू शो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड ह्यूमंस टू अर्थ. कहने का मतलब है यहां पर जो ये यूज किया है ना, reading a flowery band to bind us to the earth. Reading a flowery band to bind us to the earth. यहां कहा जा रहा है कि कैसे इस नेचर की खूबसूरत चीजों ने हम लोगों को बांध के रखा हुआ है इस पृथ्वी के साथ. ठीक है? So, the poet has used the phrase reading a flowery band to show how beautiful things bind humans to earth. Next, inversion. The format of the sentence has been changed throughout the stanza. अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान मत देना क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाता है. ठीक है, तो बाद में बताएंगे. नेक्स्ट है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस. इमेजरी लिटरेरी डिवाइस जो है आपको बताया कि जब पोइट्स ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर बन जाए. सेंसरी इफेक्ट्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर अरेंज्ड. ठीक है, सेंसरी इफेक्ट्स मतलब वही है ना कि हमारी जो सेंसेस है वो काम करे. फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने खाने का इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया कि आपके मुंह में पानी आ गया. किसी ने कोई चीज इतने सुंदर तरीके से लिखी कि पूरी कहानी आपके दिमाग में छप गई. कैसे? इमेजेस बन गई आपके दिमाग में. That is imagery literary device. So a flowery effect, how beautiful things are arranged, a flowery band to bind us to the earth. यहाँ पर अब देखो यार 2-3 चीज है. A flowery band bind us to the earth में एक तो हम मेटाफर भी बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि imagery literary device का भी इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, याद रखना है ये सब आपको. अगेन एंजाममेंट है, मतलब कि एक लाइन के बाद वो लगातार लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है. स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमर्ड अर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ऑल ग्लूमी डेज. सो थ्रू आउट दी स्टैंजा, पूरे स्टैंजा में एंड में आके फुल स्टॉप मिलता है हमें. ठीक है, चलो. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break. यहाँ पर देखो cooling covert का साउंड रिपीट हो रहा है. simple sheep such स साउंड रिपीट हो रहा है. sprouting shady स श वाला साउंड रिपीट हो रहा है. such sun स साउंड रिपीट हो रहा है. यहाँ सभी जगह क्या किया हुआ है? simple sheep, sprouting shady, cooling covert, ये सब क्या है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस. कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो. नेक्स्ट वन इमेजरी. ठीक है, इमेजेस का यूज. देखो ट्रीज, ये पूरे में इमेज ही है. सन, मून, ट्रीज ओल्ड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, सिंपल शीप, डैफोडिल्स, फ्लावर्स वगैरह, ये सब इमेज ही तो यूज की गई है. ठीक है,
तो यहां पर ये सारा पार्ट यहां से लेके यहां तक का क्या है, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग चीजें जिससे, अब जैसे ही ट्रीज का नाम लिया हमारे दिमाग में पेड़ बन गया, डैफोडिल्स का नाम लिया डैफोडिल फ्लावर हमारे दिमाग में आ गए, वैसे। उसके बाद है एंटीथेसिस। द पोइट हैज यूज्ड टू वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। जब भी कोई दो वर्ड्स जिनके मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो वो साथ में यूज किए जाते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड यंग, ठीक है। एंटीथेसिस, ऑपोजिट मीनिंग है ना, ओल्ड का मतलब अलग है, यंग का मतलब अलग है, तो वैसे। एंजाममेंट अगेन, चलिए। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So alliteration, literary device again, क्या हो रहा है? Repeat, ढूंढो 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 ढूंढो, क्या repeat हो रहा है? Rich with a sprinkling of fair musk rose. Have heard, यहां पर alliteration है, H sound, her sound repeat हो रही है। Next है metaphor. Metaphor क्या है? The poet has compared the components of nature with immortal drink. Poet ने यहां पर जितनी भी चीजें प्रकृति में मौजूद है जो भगवान ने बनाई है, जो हमें इस अर्थ से जोड़े रखती है, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमें जीना है, सो वो इसीलिए जो नेचर इतना ज्यादा प्यारा है। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि नेचर की सारी जो चीजें हैं वो स्वर्ग से टपक रहे उस अमृत की तरह है, ठीक है। तो स्वर्ग के अमृत को कहते हैं का मतलब है भगवान ने हमारे लिए बनाई है, तो वो अमृत क्या है? नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए अमृत की तरह है। तो कंपैरिजन यहां पर किया गया है, ठीक है। इमॉर्टल ड्रिंक क्या होती है? अमृत, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। अगेन इमेज का यूज किया गया है, फेयर मस्क रोज, ठीक है। मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज होता है व्हाइट और पिंक कलर का एक फ्लावर होता है, रोज होता है, ठीक है। देन अगेन एंजाममेंट, आप देखेंगे कि फुल स्टॉप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हम करेंगे अ रोड साइड स्टैंड पोम का। सो अ रोड साइड स्टैंड थोड़ी सी लंबी पोम है, फटाफट से कर लेते हैं। चलिए। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. यहाँ पर आप देखेंगे personification literary device का इस्तेमाल किया गया है। और पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है जब भी हम मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग चीज या किसी भी एनिमल में ह्यूमन क्वालिटीज बता देते हैं। सो द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द स्टैंड बाय यूजिंग द वर्ड प्लेड फॉर इट। प्लेड करना मतलब निवेदन करना। यहां लिखा हुआ है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। कह रहे एक सड़क पर रोड साइड स्टैंड है जो ऐसे लग रहा है बुरे तरीके से निवेदन कर रहा है। तो निवेदन तो ह्यूमन कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? वॉवल साउंड ओ जो है प्रोमिनेंट है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, सो हुज फ्लो सपोर्ट्स फॉर सम ऑफ, ओ वाला साउंड बार बार आ रहा है।
नेक्स्ट है प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवल आई, आई साउंड भी है। द फ्लावर ऑफ सिटीज आई, सिंकिंग आई वाला, विदरिंग, फेंट, ठीक है, आई साउंड यहां पर बार बार रिपीट आ रहा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड अगेन। आइए देखते हैं कहां पर है, पैथेटिकली प्लेड में प का साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट। So the poet has used polished traffic to refer to the rich city dwellers. देखो जब भी कोई एडजेक्टिव जो है वो यूज किया गया हो, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब बेसिकली यही होता है जब भी कोई एडजेक्टिव जो है जो यूज किया गया हो, एक्चुअल में वो उस सेंटेंस में किसी और नाउन के को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे यहां पर ना पॉलिश्ड ट्रैफिक, अब ये जो पॉलिश्ड वर्ड है ये ट्रैफिक जो बताया गया है, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां, तो गाड़ियां कौन सी गाड़ियां? यहां पर बेसिकली शहर में रहने वाले लोगों की बात की जा रही है, तो वो पॉलिश्ड वर्ड जो है वो शहर के लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यही होता है कि यहां पर ये एडजेक्टिव यूज तो किया गया है, लेकिन ये ट्रैफिक यहां पर जो दिया गया है उसको रेफर नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में जिसकी बात की जा रही है पूरी पोम में, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उन अमीर लोगों को क्वालिफाई कर रहा है कि ये उन अमीर लोगों की बात है। पॉलिश्ड मतलब कि अमीर जनता, ठीक है, जिन पे अंधा पैसा है पर वो रुक नहीं रही है वहां पर, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है रेपिटेशन। द वर्ड रॉन्ग हैज बीन रिपीटेड, तो आप देखोगे कि रॉन्ग वर्ड यहां पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये ट्रांसफर वो रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एक के बाद एक जो 2 लाइंस जो सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो आप देखेंगे यहां पर और ठीक है, क्लियर है। और क्रूक नेकेड, गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वर्ड्स और ब्यूटी, तो और वर्ड से 2 लाइन स्टार्ट हो रही हैं। पढ़ते हैं आगे। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money? यहां पर लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन है, मनी और मनी बार बार रिपीट हुआ है, मनी और मनी बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? वॉवल साउंड रिपीट होना, आई साउंड यहां पर ई का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। एंड गिव लाइफ टू द मूविंग पिक्चर्स, प्रॉमिस, ई वाला साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिटी, सिटी यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि रेपिटेशन है, सिटी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है एलिट्रेशन। सो इस वाले स्टैंजा में एलिट्रेशन कहां पर है? ग्रीडी गुड, ग वाला साउंड रिपीट हो रहा है। ग्रीडी गुड में यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स, यहां से सवाल आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। सो इट इज द रेपिटेशन ऑफ लेटर। क्या होता है? जब कोई भी लेटर रिपीट हो, कोई भी साउंड रिपीट हो, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। सो द रेपिटेशन ऑफ द लेटर ग्रीडी, और गुड में ग का साउंड, बेनिफिशिएंट बीस्ट में ब का साउंड, यहां पर बेनिफिशिएंट बीस्ट में ब का साउंड, बी इन बी बॉट, और बी बॉट में ब का साउंड वापस से, जो कि कहां लिखा है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां है भाई? ये रहा, बी बॉट, ठीक है। चलो उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन। यार बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमोरॉन। दिस इज देयर इज यूज ऑफ 2 वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग टुगेदर। देखो कोई भी 2 वर्ड्स जिनके मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो, जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज प्रीटी अगली, या फिर मैं बोलूं यू आर प्रीटी अगली, मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम खूबसूरत गंदी दिखती हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज बिल्कुल 2 ऑपोजिट चीजें आपने बोल दी, ठीक है। आप एंटीथेसिस में और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एंटीथेसिस में 2 वर्ड यूज हुए थे, तो उसमें दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात थी। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, मतलब पेड़ बूढ़े भी और जवान भी। लेकिन जब अगर मैं बोलती हूं ग्रीडी गुड डूअर्स, यहां पर एक बंदा, क्या वो ग्रीडी और गुड कैसे हो सकता है? कोई बंदा लालची है तो वो अच्छा काम कैसे कर सकता है? वो दिखाएंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, बट
असल में वो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, वो लालची हैं। सो ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड इज ऑक्सीमोरॉन, दो ऑपोजिट चीजें यूज हुई है, ठीक है, एक बंदे के लिए एक पर्सन के लिए, यहां पर दो ऑपोजिट आइडियाज जब एक साथ आए, ठीक है। चलो रेपिटेशन यूज हुआ है, स्लीप वर्ड जो है बार बार यहां पर रिपीट हो रहा है। कहां है स्लीप वर्ड, देखते हैं फटाफट से, ये रहा स्लीप एंड स्लीप, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट, अगेन हियर द पोएट हैज यूज्ड सेल्फिश कार्स टू कॉल द सिटी ड्वेलर्स सेल्फिश। यहां पर सेल्फिश कार, अब अगेन ये जो एडजेक्टिव यहां पर यूज हुआ है सेल्फिश, वो किस लिए यूज हुआ है, हमें दिखेगा गाड़ी, अब गाड़ियां क्या सेल्फिश हो सकती है, नहीं, बट इनको इस टर्म को यूज किया गया, इस एडजेक्टिव को यूज किया गया है किस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के बारे में, सिटी ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोगों को एक्चुअल में सेल्फिश बोला गया है, इस गाड़ी को सेल्फिश नहीं बोला गया। गाड़ी किनकी है, शहरी लोगों की, तो उन लोगों को सेल्फिश बोला गया, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण, कहने का मतलब हो गया अगेन कहां पर, सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, अब उदासी दैट लर्क्स, यहां पर द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, मतलब कि वो वहां पर चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है कि उदासी उदासी हर जगह छाई हुई है या बैठी हुई है या वो इंतजार कर रहे हैं, कहने का मतलब उन लोगों से कंपेयर किया गया है, ठीक है, जो वहां बैठे हुए हैं उस खिड़की के अंदर और राह ताक रहे हैं कि कोई ना कोई यहां पर आएगा और क्या होगा, अपनी गाड़ी को रोकेगा। नेक्स्ट है रेपिटेशन, तो कार वर्ड यहां पर बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रहा कार एंड कार वर्ड यहां पर दो बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas, they couldn't, they had none, didn't it, see यहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, कहां पर है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, could they sell it a gallon, they had none, didn't see, so the repetition of the words gallon of gas, ग का साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है, जी साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। अब तक तो आप लोगों को यूजुअली मतलब ज्यादातर मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे लिटरेरी डिवाइसेस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द कंट्री बाय यूजिंग द फ्रेज द वॉइस ऑफ द कंट्री। यहां पर उन्होंने बोला नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और शो द वॉइस ऑफ द कंट्री, शो द वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री की आवाज, देश की आवाज, तो देश की कोई आवाज होती है नहीं, इंसानों की आवाज होती है, तो देश को यहां पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट है रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस, रेपिटेशन कोई भी वर्ड जब बार बार रिपीट होता है, सो कंट्री वर्ड यहां पर बार बार रिपीट हुआ है, एक तो यहां पर यूज हुआ है, एक यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये कंप्लीट पोम है, यहीं से सारे लिटरेरी डिवाइसेस हम देख लेंगे। सबसे पहला है मेटाफोर, ध्यान से देखिएगा, मेटाफोर क्या होता है, इज यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करना जो एक जैसी ना हो, ठीक है, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन कुछ उनके बीच में कॉमन जरूर हो, जैसे ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, यहां पर टोपैज एक तरीके का जेम होता है, ब्राइट मतलब बिल्कुल, और वो येलो कलर का होता है, वो जो जेम होता है ना, वो जो पत्थर होता है, वो जो हम बोले कि नग होता है, वो येलो कलर का होता है, तो वो बहुत ब्राइट येलो होता है। यहां पर इस ब्राइट येलो कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर से, ठीक है, उस कलर को टाइगर के कलर से कंपेयर किया गया है, तो यहां पर ये मेटाफर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मेटाफर, एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर एलिगेंट कलर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यहां पर बहुत इजीली मिल जाता है हमें, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। एक मिलता है प्रांसिंग प्राउड, ये रहा एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, प का साउंड यहां पर आ गया, फ का साउंड यहां पर आ गया, ठीक है, क्लियर है।
क्या होता है? occurrence of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected words, पास पास ही हो वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटी। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबल्स का यूज करना कोई भी आइडिया या कोई भी क्वालिटी दिखाने के लिए। सो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स represent टाइगर्स एलिगेंट कलर। यहाँ पर ये सिंबल है, ये जो टोपाज बताया गया है, ये जो नग बताया गया है, ये टाइगर्स के कलर को सिंबलाइज कर रहा है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, डू यू रिमेंबर दिस लाइन? यहाँ पर था द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंस। क्या, किस चीज का सिंबल है ये? डोमिनेंस का सिंबल है। वो जो हाथ की अंगूठी बताई गई वो इतनी ज्यादा भारी बताई गई है कि एक्चुअल में वो अंगूठी भारी नहीं है। कहने का मतलब ये था कि वो अंकल से शादी करने के बाद उस शादी का बोझ इतना ज्यादा है, और वो बोझ किस वजह से? उस वेडिंग बैंड की वजह से। कहने का मतलब कि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया शादी के बाद, और अब वो उस रिश्ते से खुश नहीं है। सो दैट इज सिंबल है वो डोमिनेंस का, मेल डोमिनेशन का। और टाइगर जो है यहां पर वो हिडन डिजायर्स, छुपी हुई इच्छाएं। आंट जेनिफर जैसे रहना चाहती हैं। कैसे रहना चाहती हैं? टाइगर्स की तरह रहना चाहती हैं। तो टाइगर्स यहां पर आंट जेनिफर के अंदर की छुपी हुई इच्छाओं का सिंबल है। जहां वो रहती हैं वो खुलेआम रहना चाहती हैं, खुलेआम घूमना चाहती हैं। जैसे वो टाइगर्स पेड़ के नीचे बैठे हुए हंटर्स से बिल्कुल नहीं डरते, वैसे ही वो भी अपने घर में जो उनका आदमी है उससे नहीं डरना चाहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। सो ये क्या होता है? ह्यूमन कैरेक्टर्स हम बता दे किसी भी एनिमल या नॉन ह्यूमन थिंग में। शिवलरिक पहला वर्ड है जो पर्सोनिफिकेशन है। शिवलरिक वर्ड जो है वो पुराने जमाने में नाइट्स के लिए यूज होता था। नाइट्स कौन होते थे? ये वॉरियर्स होते थे, ये योद्धा होते थे, ये लड़ाइयां लड़ते थे। और किन लोगों के लिए? जो कमजोर गरीब लोग होते थे, उनकी प्रोटेक्शन करते थे ये लोग। तो इन्हें शिवलरिक बोला जाता था, बहुत ब्रेव बोला जाता था, वॉरियर बोला जाता था। उनके लिए ये टर्म यूज होती थी, ठीक है। बट हियर इट इज यूज्ड फॉर दी टाइगर्स। लेकिन यहां पर ये टर्म, अब उन आदमियों के लिए होती थी ना वो टर्म यूज, यहां पर ये टर्म टाइगर्स के लिए यूज हुई है। कोई भी ऐसी ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन ट्रेट जो नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल के लिए यूज हो, उसे ही तो हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाइपरबोल। एग्जैजरेट करके जब हम कोई स्टेटमेंट बताएं, यहां पर बोला गया मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यार किसी भी अंगूठी का वेट मैसिव मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर उस अंगूठी का वेट नहीं था, वेट था असल में उस रिलेशनशिप का जो उन अंकल के साथ बन गई थी उनकी शादी के बाद। तो ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। सो बट इट सिंबलाइजेस मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज। दिमाग पर जो ट्रॉमा है ना, आतामाजी सटकली हो गई है यहाँ पे आंट जेनिफर की, वो। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैंने आपको बताया था ट्रांसफर्ड एपिथेट की एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर कोई भी एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन। कि भाई यहां पर अगर आप देखोगे टेरिफाइड हैंड्स, ये जो टेरिफाइड एडजेक्टिव है, अब यहां पर हाथों के लिए यूज हुआ है टेरिफाइड हैंड्स, है ना। अब ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो जाए, इसको क्वालिफाई ना करे, बल्कि किसी और नाउन के बारे में बताने लग जाए। जैसे यहां पर ये आंट जेनिफर के बारे में बता रहा है कि टेरिफाइड कौन है, हैंड्स के जरिए यहां बताया गया है वो आंट जेनिफर है। तो ये एडजेक्टिव जब ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम द नाउन इट इज मेंट टू डिस्क्राइब। अभी इसे यहां पर डिस्क्राइब तो हैंड्स को करना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये यहां पर आंट को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये बहुत लंबी पोम थी, इसलिए मैं इसके केवल लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूं। फटाफट से देख लेते हैं। सिमिलर लिटरेरी डिवाइस एज और लाइक की मदद करके जब भी कोई हम कंपैरिजन करें, तो पोम अगर आप ओपन करेंगे अपने बुक में तो आपको दिखेगा
like rootless weeds, like word say. The hair torn, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. Again, like bottle bits on stones. ठीक है, their maps with slums as big as shut upon their lives like catacombs. तो यहाँ पर as like जहां पर भी यूज हो रहा है ये सिमिली लिटरेरी डिवाइस है. नेक्स्ट वन, मेटाफोर. आपको बताया था, द पेपर सीमिंग बॉय विद द रैट्स आईज. कंपैरिजन किया गया है. सार क्रेम वॉल्स, वहां पर जो दीवारें हैं उनका कलर सार कलर दिखाया गया, फीका पीला हुआ कलर दिखाया गया. दैट मीन्स वो सिंबल है कि अच्छे से मेंटेनेंस वहां पर नहीं हो रहा है. ऑल देयर फ्यूचर्स आर पेंटेड विद अ फॉग, उनका सारा फ्यूचर फॉग मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है. Sealed in with a lead sky from fog to endless night, their time and space are foggy slum, या whose language is the sun. ये सभी जगह पर आपको देख रहे हैं आप कि मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, जहां पर एज और लाइक की मदद से नहीं किया जाता, लेकिन दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है जो एक जैसी नहीं होती हैं. अगर आपने ये पोम नहीं पढ़ी है तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम की. ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने हर एक चीज को. तो ये जिन वर्ड्स को आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे तो आपको एक बार पोम का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, तभी आपको लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आएंगे. उसके बाद है रेपिटेशन. फार फार फ्रॉम, फार फार वर्ड रिपीट हो रहा है. ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक वर्ड रिपीट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस. एलिट्रेशन अगेन कॉन्सोनेंट साउंड ढूंढ लेते हैं. फार फार फ्रॉम, फ का साउंड. Than this, द वाला साउंड. स्ट्रीट सील्ड, स वाला साउंड. श्योरली शेक्सपियर, स का साउंड. स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, अगेन स का साउंड. बॉटल बिट्स, ब. लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, ल. लिव्स लाइक. ठीक है, मैंने बोल्ड में भी लिख दिया है, तो अगर आप अपनी बुक खोलेंगे देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर दिख जाएंगी. नेक्स्ट है पन. पन यार बहुत मजेदार एक लिटरेरी डिवाइस है. दैट प्लेज विद वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स. कहने का मतलब ये खेलता है, ठीक है, उन शब्दों से जिनके कई मीनिंग्स हो सकते हैं. जैसे reciting a father's gnarled disease, sour creme lead sky. All these words and phrases have multiple meanings. अगर आप जब इस पोम को पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मतलब जो है निकल कर आ रहे हैं इसके. ठीक है, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन आप सभी को बताया. सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज. द वर्ड राइड इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस. राइड जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज होता है, एंड हियर इट इज यूज्ड फॉर सिविलाइज्ड डोम. ठीक है, क्लियर. सो ये थी हमारी आज की क्लास. मैं आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी. काफी लंबी क्लास हो गई आज की हमारी. सो आई विश एंड आई होप कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.